मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मरे हुए चूहे को एक आदमी पॉलिथीन में पैक करके उसे कहीं पर लेकर जाता है। वो इसका क्या करेगा अब आगे ही पता चलेगा। अब अगले सीन में देखते हैं कि कबीर और उसका छोटा बेटा ध्रुव जानवी को लेने उसके कॉलेज में गए रहते हैं। जानवी गाड़ी में घूमने जाने की बात कबीर से कहती है, पर कबीर उसे जाने से मना कर देता है। जानवी कहती है कि पापा मेरे सारे फ्रेंड जा रहे हैं, पर मैं क्यों नहीं जा सकती। जानवी घर आके अपने पेरेंट्स को आखिरकार मना ही लेती है, पर कबीर कहता है कि जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं मुझे उनका नंबर और लाइव लोकेशन चाहिए। तभी ध्रुव कहता है कि ये लड़की एक दिन हाथ से निकल जाएगी और आप सब लोग देखते रह जाएंगे। ध्रुव कबीर को उसके नाम से ही पुकारता है और जानवी मान जाती है लाइव लोकेशन और नंबर देने के लिए। अब कबीर और उसकी फैमिली अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में एक ढाबे पे वो सब रुकते हैं। जानवी उसी सड़न पराठे को देखती है और बोलती है कि मैं इसे खाने वाली नहीं हूँ। तभी कबीर चाय का ऑर्डर देता है। दुकानदार बोलता है कि साहब छुट्टे नहीं है। तभी उसके पास वनराज आता है और 3 चाय का ऑर्डर देता है। वनराज चाय लेकर कबीर के टेबल पर रख देता है। कबीर चाय लेने से मना करता है, पर वनराज उसे मना ही लेता है। कबीर वनराज को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। वनराज जानवी से बात करते करते बोलता है कि तुम ये लड्डू खा लो, मैं तुम्हारा ये पराठा खा लेता हूँ। जानवी और ध्रुव उस लड्डू के लिए लड़ते हैं, पर जानवी वो लड्डू खा लेती है। जैसे ही जानवी वो लड्डू खाती है उसे कुछ अजीब सा फील होता है। जानवी घी वाले पराठे खाने से मना कर रही थी, पर वो वनराज के कहने पे सारे पराठे खा लेती है। अब कबीर और उसकी फैमिली वापस फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। तभी जानवी के पास वनराज आता है एक बिस्किट लेकर और बोलता है कि इसे फार्म हाउस पे जाकर खा लेना। जानवी ठीक वैसा ही करती है। फार्म हाउस पे पहुंचते ही सारे बिस्किट खा के खत्म कर देती है। ज्योति देखती है कि वनराज घर के बाहर खड़ा हुआ है। वनराज घर के अंदर आता है और बोलता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, मैं इसे चार्ज करके यहाँ से चला जाऊँगा। तभी जानवी आती है वहाँ पर और बताती है कि अंकल को मैंने अंदर बुलाया है। ज्योति कबीर से पूछती है कि उसे अपने फार्म हाउस के बारे में कैसे पता। और इधर वनराज जानवी से बात करता है। जानवी से वो जो जो पूछता है जानवी सारी बातें उसे बता देती है। जानवी अपने घूमने जाने की बात भी वनराज को बता देती है। तभी जानवी और वनराज के पास ध्रुव आता है। जानवी से खेलने के लिए बोलता है। वनराज जानवी से बोलता है कि अपने भाई के साथ इतना खेलो कि वो कभी खेलने का नाम ही ना ले। जानवी ठीक वैसे ही करती है। वो ध्रुव को लेकर एक झूले पे बैठ जाती है और उसके साथ इतना खेलती है कि जिससे कि ध्रुव की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तभी कबीर और ज्योति ध्रुव की आवाज़ सुनकर उसके पास आते हैं और जानवी को रोकने की कोशिश करते हैं। जानवी वनराज के कहने पे झूला को रोक देती है और वनराज के कहने पे कबीर से माफ़ी भी मांगती है। अब अगले सीन में देखते हैं कि कबीर कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम सब लोग खाना खाना स्टार्ट करो। तभी वनराज आता है और बोलता है कि तुमने अपने बच्चे को बिगाड़ के रख दिया है। कबीर कहता है कि आप इस मैटर में ना बोले तो ही अच्छा होगा, आप कुछ नहीं जानते मेरे फैमिली के बारे में। वनराज कहता है कि जानता तो सब कुछ हूँ मैं, यही ना तुम्हारी बेटी अपने बीएफ के साथ घूमने जा रही है। जानवी कहती है कि अंकल जो जो बोल रहे हैं वो सब करने का मेरा मन कर रहा है। तभी वनराज जानवी से कहता है कि तुम घूमने जाने से मना कर दो और अपने बीएफ का नंबर भी ब्लॉक कर दो। जानवी ठीक वैसा ही करती है। वो घूमने जाने से मना कर देती है और अपने बीएफ का नंबर भी ब्लॉक कर देती है। कबीर वनराज से कहता है कि ये मजाक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वनराज कबीर से कहता है कि तुम इसे मजाक ना समझो तो ही अच्छा है। कबीर वनराज को घर से बाहर निकालता है। वनराज जानवी से बोलता है कि अपने पापा को रोको। जानवी ठीक वैसा ही करती है। वो कबीर को जोर से धक्का देती है और बोलती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे, वो इधर ही रहेंगे। कबीर और ज्योति जानवी का ये रूप देखकर बहुत ही डर जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है। जो वनराज बोल रहा है जानवी ठीक वैसा ही कर रही है। वनराज कबीर से कहता है कि अब जानवी मेरे वश में है, मैं जो भी बोलूं जानवी ठीक वैसा ही करेगी। जानवी को अपने पास बुलाता है वनराज और उसे बार बार खड़े होने और बैठने के लिए बोलता है। जानवी ठीक वैसा ही करती है। तभी वनराज जानवी से कहता है कि
रोने के लिए जानवी ठीक वैसा ही करती है। जानवी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। कबीर और ज्योति जानवी को इस हालत में देखकर बहुत ही डर जाते हैं। वनराज जानवी से कहता है कि घर के जितने भी फ़ोन हैं सब लाकर तोड़ दो। जानवी ठीक वैसा ही करती है। घर के जितने भी फ़ोन रहते हैं जानवी सब तोड़ देती है। कबीर और ज्योति वनराज से पूछते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। वनराज कबीर से कहता है कि अब तुमने मुद्दों वाली बात कही है, जानवी को हमेशा के लिए मेरे पास दान कर दो, वो भी अपने आशीर्वाद के साथ। कबीर ऐसा करने से मना कर देता है। वनराज गुस्से में जानवी को और भी टॉर्चर करने लगता है। वो जानवी से कहता है कि एक चाय पत्ती लाने के लिए और उसे खाने के लिए। जानवी ठीक वैसा ही करती है। कबीर जानवी को ऐसा करने के लिए रोकता है और वनराज जानवी से कहता है कि अपने पापा को जोर से खींच के चाटा मारो। जानवी ठीक वैसा ही करती है। वो कबीर को जोर से खींच के एक चाटा लगाती है। वनराज जानवी के पेरेंट्स से कहता है कि आप लोग सीधे सीधे मान जाइए, वरना मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मुझे खून खराबा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कबीर ऐसा करने से मना कर देता है। तभी वनराज गुस्से में जानवी को एक लात मार देता है। कबीर ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो वनराज को ऐसा करने से मना करता है और वनराज को बहुत बुरी तरीकों से मारता है। तभी जानवी का भाई ध्रुव उधर आ जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। वनराज जानवी से कहता है कि अपने भाई का सर फोड़ दो। जानवी ठीक वैसा ही करती है। वो ध्रुव का सर फोड़ देती है। तभी कबीर के घर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर सब नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस वाला बताता है कि इधर से किसी ने मेरे पास फ़ोन किया था। तभी कबीर कहता है कि मेरा छोटा बेटा ऐसे ही मस्ती में आपके पास फ़ोन कर दिया होगा, वो काफ़ी छोटा है। कि ज्योति ने पुलिस वालों को बुलाया था, जो उसने चावल की डिब्बी में अपना फ़ोन छिपा कर रख दिया था। जैसे ही पुलिस वाला जाता है उसे गैस की स्मेल आती है। वनराज जानवी को एक चालू गैस के ऊपर बैठा दिया था और कबीर और ज्योति से बोला था कि अगर किसी ने पुलिस से कुछ भी बताया तो जानवी के साथ साथ सारे लोग मारे जाएंगे। कबीर और ज्योति पुलिस वाले को ऐसे तैसे करके वापस भेज देते हैं। कबीर अपने घर के सारे पैसे और गहने एक बैग में रखता है और उसे वनराज को दे देता है। वनराज बैग में भरे गहने और पैसे को देखकर बोलता है कि आखिरकार तुम समझ गए हो कि मुझे क्या चाहिए। वनराज वो बैग लेकर बाहर चला जाता है। कबीर जानवी की तरफ देखता है। वो एकदम चुप सी रहती है, वो कुछ बोलती ही नहीं है, मानो उसके शरीर में जान ही नहीं है। कबीर ये देखकर बहुत ही डर जाता है। कबीर बाहर आता है और देखता है कि वनराज उस पैसे को जला देता है। वनराज कबीर से कहता है कि तुम मुझे इस पैसे से खरीदना चाहते हो। ये रात मेरे लिए आई है, ये उम्रा की रात है। अब तो ना मुझे किसी को लड्डू या पेड़ खिलाने की जरूरत पड़ेगी, मैं जिस किसी को देखूंगा वो मेरे वश में हो जाएगा। वनराज घर के अंदर आता है और जानवी से कहता है कि तुम्हें पता था कि फ़ोन कहाँ पर है, पर तुमने मुझे बताया नहीं। अब तुम अपने आप को जोर जोर से थप्पड़ मारो। जानवी ठीक वैसा ही करती है। वनराज जानवी को और भी टॉर्चर करता है। वो अपना फ़ोन देता है और जानवी को बोलता है डांस करने के लिए। जानवी पिछले 1 घंटों से डांस करती है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। जानवी तब तक डांस करती है जब तक उस फ़ोन की बैटरी लो नहीं हो जाती है। ज्योति जानवी के लिए पानी लेकर आती है और वनराज वो पानी गिराने के लिए बोलता है। जानवी ठीक वैसा ही करती है, सारा पानी गिरा देती है। इधर कबीर ध्रुव के पास आता है और बोलता है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तभी कबीर की नज़र उसके टेप रिकॉर्डिंग पे पड़ता है। वनराज जानवी से कहता है कि तुम्हारी माँ अगर इधर से ना जाए उन्हें चाकू मार देना। जानवी ठीक वैसा ही करती है और ज्योति उधर से चली जाती है। कबीर आता है नीचे और देखता है कि जानवी अपने पैंट में ही टॉयलेट कर दी है। वो ये बात जाकर ज्योति को बताता है। ज्योति आती है और वनराज से कहती है कि जानवी के कपड़े काफ़ी ख़राब हो गए हैं, उसे अंदर तो ले जाने दो। वनराज कहता है कि कपड़े इधर ही चेंज करो और जानवी से कहता है कि अगर तुम्हारी माँ ना माने तो उन्हें चाकू मार देना। तभी ज्योति जानवी के हाथ से चाकू ले लेती है और वो अचानक से वनराज पे हमला कर देती है और उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है। तभी उधर कबीर आ जाता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और कबीर कहता है कि बता मेरी बेटी को कब आज़ाद करेगा तू। तभी वनराज जानवी से कहता है कि जानवी हंसना स्टार्ट कर दो और तब तक हंसो जब तक तुम मर ना जाओ। जानवी जोर जोर से हंसने लगती है। कबीर ये सब देखकर वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वनराज को छोड़ देता है।
तभी वनराज कबीर से कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। वनराज जानवी से कहता है कि जानवी, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। ये चाकू उठाओ और जाकर अपने भाई को मार दो। जानवी ठीक वैसा ही करती है, चाकू उठाती है और ध्रुव को पूरे घर में ढूंढने लगती है। कबीर और ज्योति जानवी को रोकने के लिए एक स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं, पर जानवी के ऊपर तो वनराज का वशीकरण था। वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाकर उन्हें स्टोर रूम में ही बंद कर देती है। जानवी अपने भाई को पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढती है, पर वो कहीं नहीं मिलता है। जानवी छत पे जाती है और देखती है कि ध्रुव उधर जाके छिपा हुआ है। ध्रुव जानवी को बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, पर जानवी उसकी एक नहीं सुनती है और उसे छत से नीचे गिरा देती है। कबीर और ज्योति ध्रुव की ऐसी हालत देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। तभी वहां पर वनराज आता है और बोलता है कि अभी भी मौका है, अपने बेटे को बचा लो और जानवी को मेरे साथ जाने दो। कबीर और ज्योति ध्रुव की ऐसी हालत देखकर वनराज की बात मान लेते हैं। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा रहता है। वो जानवी को अपने होशो आवाज में हमेशा हमेशा के लिए दान कर देते हैं और वनराज वहां से जानवी को लेकर चला जाता है। कबीर ज्योति से कहता है कि तुम सबसे पहले ध्रुव को हॉस्पिटल लेकर जाओ और मैं जानवी के पीछे जाता हूँ। कबीर बड़े ही चालाकी से वनराज के फोन से जानवी के फोन पे लाइव लोकेशन भेज देता है और वो अब उनके पीछे निकल जाता है। और इधर वनराज जानवी को ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो पहले से ही कुछ लड़कियों को अपने वश में करके रखा है। वनराज अपनी काली शक्तियों को और भी शक्तिशाली करने के लिए अब वो पूरी तरीके से तैयार होता है। अब वनराज उन सारी लड़कियों से बोलता है कि जो उसने पहले से ही उन लड़कियों को वश में करके रखा है। मैं जैसे जैसे इस काली गुड़िया को इस आग में फेंकूंगा, तुम सब आगे बढ़ते रहना, और जैसे ही इस लाल गुड़िया को मैं इस आग में फेंकूंगा, तुम सब इस आग में कूदकर भस्म हो जाना। वनराज उन सारी काली गुड़िया को एक एक करके आग में फेंकने लगता है। इधर कबीर के ऊपर कुछ लड़कियां हमला कर देती हैं जो कि पहले से ही वनराज के वश में रहती हैं। कबीर उनसे जान छुड़ाकर ऐसे तैसे करके वनराज के पास आता है और देखता है कि वनराज पहले से ही कुछ लड़कियों को अपने वश में करके रखा है। वो लड़कियां कबीर को खींच के वनराज के पास लेकर जाती हैं और वनराज कबीर से कहता है कि तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था, तुम बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर तुमने मुझे थोड़ा सा भी चोट या मारने की कोशिश की तो ये सारी लड़कियां तुम्हें नोच खा जाएंगी। अब वनराज उन सारी काली गुड़िया को आग में एक एक करके फेंकने लगता है। जैसे जैसे वनराज उन सारी काली गुड़िया को आग में फेंकता है, वैसे ही सारी लड़कियां आग की तरफ बढ़ने लगती हैं। वनराज जैसे ही उस लाल गुड़िया को आग में फेंकने वाला ही होता है, तभी कबीर बड़े ही चालाकी से उसकी जीभ को काटकर उसी आग में फेंक देता है और वनराज नीचे गिर जाता है। वनराज अपनी ऐसी हालत देखकर वो एकदम तड़प के रह जाता है। वो कबीर का कुछ नहीं कर सकता अब। और सारी लड़कियां कबीर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं जो कि वनराज के वश में रहती हैं और सारी लड़कियां कबीर के ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी कबीर वो रिकॉर्डिंग निकालता है जिसमें वनराज बोला रहता है कि जानवी से, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ, तुम पहले की तरह मुस्कुराओ और तुम पहले की तरह आज़ाद हो जाओ। जैसे जैसे इस आवाज़ को सारी लड़कियां सुनती हैं, वैसे वैसे ही वनराज का वशीकरण उन लड़कियों के ऊपर से हट जाता है। वो सारी लड़कियां पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं और पहले की तरह ठीक हो जाती हैं। और कबीर जानवी की तरफ देखता है, जानवी पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, जानवी भी पहले की तरह ठीक हो जाती है। कबीर जानवी को गले लगाकर उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। अगली सुबह पुलिस कबीर के पास आती है और कबीर से बताती है कि उस आदमी ने पूरे 108 लड़कियों को अपने वश में करके रखा था जो पिछले कुछ महीने और कुछ सालों से गायब थीं। उन लड़कियों को सही सलामत उनके घर वापस पहुंचा दिया गया है। कबीर पुलिस वालों से कहता है कि उस आदमी को छोड़िएगा मत, वो बहुत ही डेंजरस है।
अब इधर देखते हैं कि कबीर मरे हुए चूहे को एक पॉलिथीन में करके कहीं पर लेकर जाता है, जो कि फिल्म के शुरुआती सीन में हमें दिखाया गया था। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही रहता है। कबीर उस चूहे को एक बुढ़े से आदमी के आगे फेंकता है और बोलता है, यही तुम्हारी सजा है। वो बुढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वनराज ही रहता है। कबीर वनराज को पिछले 1 सालों से ऐसे ही बंद कमरे में कैद करके रखा है। कबीर वनराज से कहता है कि यही तुम्हारी सजा है। आप सबको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो इस दुनिया में काला जादू जैसा कुछ होता भी है क्या, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और ऐसे आगे कौन सी मूवी आप सबको देखनी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो भी बताएं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जल्द से जल्द उसे एक्सप्लेन करूँ।